आदित्य ने एक बर्बर बैल को मार डाला और उसे खा लिया। हालांकि इससे उसे अपनी साधना को बेहतर बनाने में ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन इसने उसे शुरुआती चरण से ही मूल कोर क्षेत्र के मध्य प्रथम चरण तक पहुंचने में मदद की। जब शेष बर्बर बैलों ने, जो अभी भी जमीन पर अपने पैर रगड़ रहे थे और अपनी नाक से सफेद धुआं निकाल रहे थे, आदित्य को अपने एक साथी को मारते हुए देखा तो वे तुरंत गुस्से में आदित्य की ओर दौड़ने लगे। गर्जन, दहाड़, दहाड़! सभी बर्बर बैलों ने दहाड़ते हुए आदित्य पर हमला कर दिया। उन्हें अपनी ओर आते देख आदित्य जोर से हंसा। आदित्य की आंखों में डर का एक निशान भी नहीं दिखा, जबकि उसने दर्जनों से ज्यादा बर्बर बैलों को अपनी ओर आते देखा। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अंततः अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ने जा रहा था और इन सभी बर्बर सांडों को मारने के बाद वह आसानी से मूल कोर क्षेत्र के कम से कम दूसरे या तीसरे चरण तक पहुंच सकता था। आदित्य भी उग्र बर्बर सांडों के समूह की ओर बढ़ा। जब वह बर्बर सांड से लगभग 1 मीटर दूर था तो उसने छलांग लगाई और उस बर्बर सांड की गर्दन पर वार कर दिया। परिणाम पहले जैसा ही हुआ। उस बर्बर बैल का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ गया और जमीन पर आ गिरा। आदित्य यहीं नहीं रुका, क्योंकि अभी भी दर्जनों बर्बर सांड उस पर हमला कर रहे थे। वह दूसरे और फिर तीसरे सांड पर वार करना जारी रखता है। वह प्रत्येक वार के साथ बर्बर बैलों का सिर काटता रहता है। एक के बाद एक बर्बर बैल उसके हाथों मरते गए। उनकी लाशें एक छोटी पहाड़ी पर इकट्ठी हो गईं। गर्जन! अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद बचे हुए बर्बर बैलों ने आदित्य पर हमला करना बंद कर दिया और पीछे हट गए। जब बर्बर बैल आदित्य को मारने के लिए उन पर क्रोधित होकर टूट पड़े तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा बर्बर बैल थे, लेकिन अब सिर्फ 5 बर्बर बैल बचे थे। आदित्य ने बाकी सभी बर्बर बैलों के सिर काट डाले। आदित्य भी 5 बर्बर बैलों को पीछे हटते देखकर हैरान था। उसने उन बर्बर बैलों के पीछे देखा और पाया कि 5 के पीछे एक बर्बर बैल खड़ा था। वह बाकी बर्बर बैलों से थोड़ा बड़ा और लंबा होने के साथ साथ मोटा भी था। ओह, तो लीडर यहां है। हाँ हाँ, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है। आदित्य जोर से हंसा। लीडर को देखकर आदित्य ने 5 बर्बर बैलों पर हमला नहीं किया और उन्हें पीछे हटने दिया। जब 5 बर्बर बैल पीछे हट गए तो लीडर ने धीमे कदमों से आदित्य की ओर चलना शुरू कर दिया। आदित्य ने भी अपनी तलवार उठाई और अपने अंगूठे और पंजे से उस पर वार किया। जब लीडर आदित्य से केवल 6 मीटर की दूरी पर था तो उसने अचानक गति बढ़ा दी और बिना किसी चेतावनी के आदित्य की ओर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ! आदित्य को यह देखकर फिर से आश्चर्य हुआ कि एक तीसरे श्रेणी का जादुई जानवर इतना बेशर्म हो सकता है। दिव्य ड्रैगन के पंख! अचानक आदित्य की पीठ से एक बहुत ही सुंदर पंख निकल आए। वह तेजी से आसमान में उड़ गया। बर्बर बैल का निशाना चूक गया और वह आदित्य को घायल नहीं कर सका। क्या तुम थोड़ा कम बेशर्म हो सकते हो? आदित्य ने बर्बर बैलों के लीडर पर चिल्लाया। वह यह देखकर भी आश्चर्यचकित था कि इस बर्बर बैल में पहले से ही कुछ बुद्धिमत्ता है। गर्जन! मुंह! आदित्य को हवा में उड़ता देख बर्बर बैलों के लीडर ने उस पर क्रोध से दहाड़ लगाई, लेकिन अचानक जैसे कि आदित्य के पंखों से किसी भयानक राक्षस का दबाव महसूस हो रहा हो, उसने एक डरावनी आवाज निकाली और अपने चारों घुटनों के बल पर झुक गया। वह डर से कांप रहा था। क्या हो रहा है? आदित्य यह देखकर चौंक गया, लेकिन जब उसने देखा कि बर्बर बैल का लीडर कभी कभी डरकर अपना सिर ऊपर उठाता है और उसकी पीठ के पीछे पंखों को देखता है, तो आदित्य को तुरंत समझ आ गया कि बर्बर बैल का यह लीडर उससे नहीं बल्कि उसके पंखों से डरता है, क्योंकि उसे ड्रैगन की आभा दिव्य ड्रैगन के पंखों से निकलती हुई महसूस होती है। आदित्य उसकी ओर उड़कर जमीन पर उतरा और उत्सुकता से बर्बर बैलों के लीडर को देखने लगा। बर्बर बैलों का लीडर भी बिना रुके कांपने लगा। ड्रैगन के पंखों का इतना सम्मान क्यों किया जाता है? जब मैं दूसरे श्रेणी के गोल्डन जायंट एप्स के उन समूहों से लड़ रहा था, उस समय मैंने भी ड्रैगन के पंखों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे डरे नहीं। फिर यह बर्बर बैल इतना क्यों डरा हुआ है? आदित्य इस सवाल से हैरान था जो अचानक उसके दिमाग में आया था। क्या इसलिए कि उसकी बुद्धि जागृत हो गई है?
आदित्य ने तुरंत एक जवाब सोचा और उसके जवाब से थोड़ा आश्वस्त हुआ। उसे लगा कि यह बर्बर बैल ड्रैगन के पंखों से डरता है, क्योंकि वह पहले से ही अपनी बुद्धि को जागृत कर चुका है और पंखों से ड्रैगन की आभा को महसूस कर सकता है। स्विश, दूर हटो। आदित्य ने अपने जवाब से खुद को आश्वस्त करने के बाद समय बर्बाद नहीं किया और बर्बर बैलों के लीडर की गर्दन पर वार कर दिया। वह पहले से ही बहुत डरा हुआ था और डर के कारण कांप रहा था। जब आदित्य ने वार किया तो उसने विरोध भी नहीं किया और उसका सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया। दहाड़, दहाड़। अपने लीडर को मारा जाता देख वे 5 बर्बर बैल फिर से बहुत क्रोधित हो गए। वे दहाड़ते हुए आदित्य की ओर दौड़ पड़े। ये 5 सिर्फ साधारण बर्बर बैल थे और उनमें अभी तक बुद्धि नहीं जागी थी। इस वजह से जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके लीडर का सिर धड़ से अलग हो गया है, तब भी वे उसे मार डालने और अपने साथियों के साथ साथ अपने लीडर की मौत का बदला लेने के इरादे से उस पर क्रोध से टूट पड़े। स्विश, स्विश, स्विश। आदित्य ने भी उन्हें जाने नहीं दिया और तुरंत इन 5 बर्बर बैलों की गर्दन पर वार कर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। खा जाओ। उसने इस समूह के लीडर सहित सभी बर्बर बैलों को मारने के तुरंत बाद उन्हें खाना शुरू कर दिया। यहां आने का उसका इरादा पहले से ही उन्हें खाना और आने वाले 4 महीनों में अपनी साधना को जितना संभव हो सके उतना बढ़ाना था। आदित्य ने सबसे पहले लीडर को खा लिया और उसकी साधना भी मूल कोर क्षेत्र के प्रथम चरण के शिखर पर पहुंच गई। अगले चरण तक पहुंचने से केवल आधा कदम दूर। गर्जन, गर्जन, गर्जन। जैसे ही वह एक और बर्बर बैल की लाश को खाने वाला था, उसने दर्जनों बर्बर बैलों की दहाड़ सुनी और उसे लगा कि वे उसकी ओर आ रहे हैं। वह बर्बर बैलों के एक और समूह के साथ फिर से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत बर्बर बैलों की सभी लाशों को स्वर्गीय मोती में जमा कर दिया और केवल बर्बर बैलों के लीडर की सूखी हुई लाश को छोड़ दिया। वह भी तुरंत अपने स्थान से गायब हो गया और स्वर्गीय मोती की दुनिया में प्रवेश कर गया। वह एक बार फिर खूबसूरत घास के मैदान में दिखाई दिया। उसने बर्बर बैलों की 1 दर्जन से अधिक लाशें देखीं। छी, छी। जैसे ही वह फिर से बर्बर बैलों की लाशों में से एक को खाना शुरू करना चाहता था, उसने जंगल की दिशा से आती एक परिचित आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और एक निश्चित दूरी पर एक पीली रोशनी चमकती देखी और फिर एक छोटी सी आकृति तुरंत आदित्य के सामने प्रकट हुई। लिटिल येलो। आदित्य उसे यहां देखकर हैरान था। लिटिल येलो ने उसे असंतुष्ट भाव से देखा। आदित्य जानता था कि यह छोटा सा बच्चा अभी भी अपने नाम से संतुष्ट नहीं है। उसे लिटिल येलो बुलाना पसंद नहीं था। लिटिल येलो ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और दर्जनों बर्बर बैलों की लाशों को घूरता रहा। यह छोटा सा पेटू। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पहले जब भी वह अंदर आता था, लिटिल येलो उसे देखने के लिए बाहर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही उसने बर्बर बैलों की लाशें रखीं, वह तुरंत यहां आ गया। आदित्य को लगा जैसे लिटिल येलो की नजर में उसकी कीमत शून्य थी। कौन जानता था कि उसे कैसे पता चला कि आदित्य ने यहां इतने सारे भोजन लाया है, जबकि आदित्य जादुई जानवरों की लाशों को अपनी साधना के संसाधनों के रूप में देखता था। लिटिल येलो की नजर में ये जादुई जानवर उसका भोजन थे। लिटिल येलो, क्या तुम इन्हें खाना चाहते हो? आदित्य ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो मुस्कान नहीं थी। छी छी। आदित्य की बात सुनकर लिटिल येलो की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने आदित्य को देखा और स्नेह भरी आवाज निकाली, अब तुम्हारा संतोष कहां है लिटिल येलो? आदित्य ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसने बर्बर बैल की लाश को उसकी ओर फेंक दिया। लिटिल येलो से दोस्ती करते समय उसने पहले ही उससे वादा कर लिया था कि अगर वह उसका पीछा करेगा तो भविष्य में वह उसे उतना ही खाना देगा जितना लिटिल येलो खाना चाहेगा। इसलिए अब वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। लिटिल येलो के दोनों नन्हे हाथ लंबी हरी बेल में बदल गए और आगे बढ़कर बर्बर बैल की लाश को लपेट लिया। फिर एक ऐसी गति से जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, उस बर्बर बैल की लाश सूखने लगी। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि यह छोटा सा लड़का खा भी सकता है। आदित्य यह देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे अचानक याद आया कि उसने देखा था
लिटिल येलो ने पहले जादुई जानवरों की लाश को खा लिया था। लिटिल येलो का अस्तित्व ही थोड़ा रहस्यमय था। इसकी बुद्धि बहुत अधिक है और इसकी क्षमताएं भी एक अलग स्तर पर हैं। खा जाओ। आदित्य भी एक बर्बर बैल की लाश के पास बैठ गया और उसे खाना शुरू कर दिया। काफी समय बाद जब आदित्य ने बर्बर बैल की लाश को खाना खत्म किया तो उसने अपनी आंखें खोलीं। वह मूल कोर दायरे के दूसरे चरण को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। छी छी! उसे आंखें खोलते देख लिटिल येलो ने फिर से एक और बर्बर बैल की लाश की ओर आशा भरी नजर से इशारा किया। आदित्य ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे चाहते हो तो ले लो, जितना चाहो खाओ। छी छी! लिटिल येलो उत्साह में चिल्लाया और तुरंत एक बर्बर बैल की लाश के पास गया और उसे खाना शुरू कर दिया। आदित्य ने बर्बर बैल की अगली लाश को भी खाना शुरू कर दिया। काचा! समय बीतता जा रहा था। अचानक आदित्य के शरीर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। मूल कोर क्षेत्र का दूसरा चरण। आदित्य अंततः मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण में आगे बढ़ गया। उसके शरीर के अंदर की आत्मिक ऊर्जा और भी अधिक प्रचुर हो गई। वह अपने डेनेटियन के अंदर अपने आत्मिक कोर में आए बदलावों को महसूस कर सकता था, लेकिन वह यह देखकर निराश था कि ड्रैगन के आकार का कोर में कोई बदलाव नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद उसने ज्यादा परवाह नहीं की और सोचा कि अगर वह खुद को बेहतर बनाता रहेगा तो एक दिन ड्रैगन के आकार के कोर में कुछ बदलाव आएगा और इस कोर के अंदर की सफेद ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। आदित्य ने सोचा कि वह इसे और भी अधिक खाएगा और खुद को और भी बेहतर बनाएगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। शेष सभी बर्बर बैलों की लाशें सूखी लाशों में बदल गई थीं और लिटिल येलो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लिटिल येलो! आदित्य जोर से चिल्लाया। उसने सोचा था कि वह एक दर्जन से ज्यादा बर्बर बैलों की लाशों से अपनी साधना को बेहतर बना सकेगा, लेकिन उसने गलती की और लिटिल येलो को जितना हो सके उतना खाने दिया और नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय लिटिल येलो जंगल के अंदर एक पेड़ की जड़ के पास बैठा था। जैसे कि कुछ महसूस कर रहा हो, उसने घास के मैदान की दिशा की ओर देखा जहां आदित्य था और उसका छोटा मुंह अचानक थोड़ा मुड़ा, जैसे कि वह मुस्कुरा रहा हो। अगर आदित्य यहां होता और लिटिल येलो को मुस्कुराते हुए देखता तो वह फिर से चौंक जाता। लिटिल येलो की बुद्धिमत्ता किसी भी जादुई जानवर से कहीं ज्यादा थी। आदित्य एक बार फिर बाहर आया। उसे नहीं पता था कि उसने बर्बर बैलों की 2 लाशों को खाने में कितना समय बिताया, लेकिन लड़ाई के निशान रहस्यमय तरीके से घाटी से बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। अब यहां जंगली बैलों का एक और समूह था जो भोजन के लिए आपस में लड़ रहा था। उन्हें देखकर आदित्य की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। बर्बर बैलों के इस समूह में लगभग 30 बर्बर बैल हैं। आदित्य ने एक बार फिर से स्थानिक अंगूठी से आध्यात्मिक तलवार निकाली। वह इन बर्बर सांडों से लड़ने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्वूश! धप! वह चुपके से एक बर्बर बैल के पास गया और अपनी तलवार के वार से उसने उस बर्बर बैल का सिर काट दिया और एक जोरदार धमाके के साथ उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर गया। जब अन्य बर्बर बैलों ने शोर सुना तो उन्होंने मुड़कर देखा कि आदित्य एक बर्बर बैल की सिरहीन लाश के पास खड़ा था। उस बर्बर बैल का खून अभी भी उसकी तलवार से टपक रहा था। गर्जन! 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 सभी बर्बर बैल तुरंत क्रोधित हो गए और आदित्य पर उग्र रूप से दहाड़ने लगे। उन्होंने अपने पैरों को जमीन पर रगड़ा और उनके लीडरों से सफेद धुआं निकला और वे बर्बर बैलों के पिछले समूह की तरह ही उग्र रूप से आदित्य की ओर बढ़े। आदित्य भी बर्बर बैलों की ओर दौड़ा और उन बर्बर बैलों के हमले का सामना किया। वह इन तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों से नहीं डरता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने बर्बर बैलों के पिछले समूह के साथ किया था। आदित्य ने बर्बर बैलों के इस समूह का नरसंहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद सभी साधारण तीसरे दर्जे के बर्बर बैल आदित्य के हाथों मारे गए। उसके सामने केवल एक ही बर्बर बैल बचा था। यह बर्बर बैलों के इस समूह का लीडर था। आदित्य ने एक ऐसी आभा महसूस की जो पीक मूल कोर क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। हाँ, चलो, मुझे भी तो देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है।
आदित्य जोर से हंसा और बर्बर सांडों के लीडर की ओर दौड़ा, जो किसी भी समय अपनी तलवार से वार करने के लिए तैयार था। उस बर्बर सांड ने भी आदित्य पर हमला किया। आदित्य ने इस बर्बर बैल की गर्दन पर वार किया, लेकिन वह अचानक रुक गया और आदित्य के घातक हमले से बचने में कामयाब रहा। आदित्य का निशाना चूक गया, क्योंकि यह लीडर एक चालाक जादुई जानवर था। उसने पहले तो पूरी गति से आदित्य पर हमला किया, और जब आदित्य ने उस पर वार किया तो वह अचानक रुक गया और आदित्य के हमले से बच गया। आदित्य भी इस समय गंभीर हो गया। उसे भी समझ आ गया कि अगर उसे इस बर्बर सांड से निपटना है तो उसे गंभीर होना होगा और उससे पूरी ताकत से लड़ना होगा। टकराना। जब आदित्य का हमला चूक गया तो बर्बर बैल का लीडर तुरंत उस पर झपटा और उसके दो लंबे और मजबूत सींग आदित्य की छाती से टकराए। फू! आदित्य ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और वह उड़ गया। गर्जन! वह अपनी तलवार के सहारे रेंगता हुआ ऊपर आया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने देखा कि बर्बर बैलों का लीडर उसके सामने आ खड़ा हुआ। भाड़ में जाओ, कम से कम मुझे कुछ समय तो दो। आदित्य ने बर्बर बैलों के लीडर को कोसा। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन बर्बर बैलों के लीडर के आने वाले हमले से बचने के लिए उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। टकराना! डकार! आदित्य को बर्बर बैलों के लीडर ने फिर से उड़ा दिया और उसने एक बार फिर खांसते हुए मुंह से खून निकाला। गर्जन! आदित्य को खड़े होने का कोई मौका दिए बिना बर्बर बैलों का लीडर एक बार फिर दहाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ा और आदित्य को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। भाड़ में जाओ यार! नहीं, ये जानवर है। हाँ, भाड़ में जाओ जानवर! आदित्य ने गाली दी और एक तरफ लुढ़क गया। ऐसा करके ही वह बर्बर बैलों के लीडर के पैरों तले कुचले जाने से बच पाया। बूम! हालांकि वह बर्बर बैल के लीडर के पैरों के नीचे सीधे कुचले जाने से बच गया, लेकिन फिर भी जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उस जगह की जमीन टूट गई और जमीन के कई छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। आदित्य इससे बच नहीं पाया। उसे इससे कुछ मामूली चोटें आईं और बर्बर बैल के लीडर के पिछले 2 हमलों से मिली चोटों को मिलाकर वह बहुत दयनीय स्थिति में था। ड्रैगन के पंजे। आदित्य ने तुरंत अपने दोनों हाथों को ड्रैगन के पंजों में बदल दिया। बर्बर बैलों के लीडर ने आदित्य के हाथों से एक भयानक आभा निकलती हुई महसूस की, जो अब ड्रैगन के पंजों की एक जोड़ी थी। आदित्य अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, बर्बर बैलों के लीडर के बहुत करीब। उसने सीधे बर्बर बैलों के लीडर के मोटे पेट पर अपने पंजे से प्रहार किया। बर्बर बैलों का लीडर आदित्य के इस हमले से बचना चाहता था, लेकिन आदित्य के बहुत करीब होने के कारण वह चकमा देने में असफल रहा। टकराना! गर्जन! इस बर्बर बैल के पेट से खून पानी की तरह बहने लगा, क्योंकि इसके पेट में अब 5 और बड़े घाव हो गए हैं। आदित्य ने भी बिना किसी मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग किए अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदलने के तुरंत बाद उस पर हमला किया। अगर उसने मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करके हमला करने में कोई समय बर्बाद किया होता तो बर्बर बैलों का लीडर उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सीधे अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर हमला किया। केवल इसी कारण वह इस धूर्त बर्बर सांड पर घातक प्रहार करने में सक्षम हो सका। सेक्रेड फिंगर आर्ट तकनीक। बिना कोई और मौका दिए आदित्य ने अपने मार्शल आर्ट तकनीक के साथ बर्बर बैलों के लीडर पर हमला किया। आदित्य बर्बर बैलों के लीडर को कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपने एकमात्र उच्च श्रेणी के गहन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक के साथ उस पर हमला किया। सेक्रेड फिंगर आर्ट तकनीक। आदित्य की ड्रैगन की उंगली सीधे पेट के नीचे से छेद कर बर्बर बैल की पीठ से बाहर आ गई। आदित्य खुद यह देखकर चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह बर्बर बैल के लीडर पर अपने ड्रैगन के पंजे से बेतहाशा हमला करेगा तो इसका ऐसा असर होगा। गर्जन! बर्बर बैल का लीडर दर्द से जोर से दहाड़ा और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके तुरंत बाद आदित्य का हाथ भी अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। उसने एक बार फिर अपनी सारी आत्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी एक राउंड लड़ सकता है। मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरे पास दोहरे कोर हैं और मैंने ड्रैगन के आकार वाले कोर से कोई ऊर्जा नहीं ली है। आदित्य ने बुदबुदाया।
लेकिन ऐसा होने पर भी उसे अभी भी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद आदित्य ने एक बार फिर बर्बर बैलों के लीडर की लाश को छोड़कर सभी बर्बर बैलों की लाशों को स्वर्गीय मोती के अंदर रख दिया। उसे डर था कि अगर उसने इसे स्वर्गीय मोती के अंदर रखा तो लिटिल येलो उसके लिए उससे लड़ेगा। खा जाओ। आदित्य ने एक बार फिर खाना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आत्मिक ऊर्जा जाती गई। उसे इसे परिष्कृत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास भक्षण की क्षमता थी। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की इस क्षमता के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी सहित किसी भी चीज और हर चीज को निगल सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास उस तरह की ताकत होनी चाहिए। अभी वह केवल लाश से आत्मिक ऊर्जा तथा ऐसी चीजें ही ग्रहण कर सकता है जिनका अधिक मूल्य न हो। लेकिन एक दिन जब वह नॉर्ड ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को पूरी तरह से विकसित कर लेगा तो उसकी भक्षण क्षमता विकसित हो जाएगी और वह सिर्फ आत्मिक ऊर्जा के अलावा कई चीजों को भी भक्षण कर सकेगा। खैर, उसे अभी भी नॉर्ड ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की साधना पूरी करने तक इंतजार करना पड़ा। आदित्य बर्बर बैलों के लीडर की लाश को खा रहा था। उसकी साधना भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब उसने बर्बर बैलों के लीडर की लाश को पूरी तरह से खा लिया तो उसकी साधना मूल कोर क्षेत्र के मध्य द्वितीय चरण में स्थिर हो गई। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया। वह एक बार फिर सुंदर घास के मैदान में दिखाई दिया। लेकिन जब आदित्य यहां दिखाई दिया तो उसके पास घास के मैदान की सुंदरता को संजोने का मूड नहीं था। वह बस बर्बर बैलों की लाशों को खाना चाहता था और अपनी साधना बढ़ाना चाहता था। लेकिन जब वह यहां पदिया तो उसने देखा कि बर्बर बैलों की सभी लाशें अब सूखी हुई लाशों में बदल चुकी हैं। लिटिल येलो। आदित्य को तुरंत समझ आ गया कि यह किसने किया है। उसने दांत पीसते हुए अपने मुंह से दो शब्द निकाले, तुम बस खाते ही रहते हो और कुछ नहीं करते। अगर तुमने बर्बर बैलों की इतनी सारी लाशें खा ली हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पेट का क्या है? क्या तुम्हारे पेट के अंदर कोई खास जगह है? अगर तुम इतना खाते हो तो ठीक है, लेकिन कोई फर्क क्यों नहीं दिखता? तुम अभी तक विकसित क्यों नहीं हुए? आदित्य को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह लिटिल येलो के बारे में कई बातें सोचने लगा। छी छी, वह अभी भी लिटिल येलो के बारे में सोच रहा था और उसे मन ही मन कोस रहा था कि अचानक उसे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लिटिल येलो। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल येलो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आदित्य उसे कोसना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि वह लिटिल येलो को घूर रहा था। लिटिल येलो की लंबाई बढ़ गई है। पहले यह केवल एक छोटे हथेली के आकार का था, लेकिन अब यह लगभग आधे मीटर के आकार का हो गया है। जब वह पहली बार लिटिल येलो से मिला तब भी वह थोड़ा डरपोक जीव था, लेकिन जिस क्षण से उसने उससे दोस्ती की, लिटिल येलो बहुत साहसी बन गया। अब वह घास के मैदान में दिखने वाले सभी भोजन को खाने की हिम्मत भी करने लगा। उसने आदित्य के लिए बर्बर बैलों की एक भी लाश नहीं छोड़ी। लिटिल येलो में उसकी ऊंचाई के अलावा अन्य चीजें भी पहले से भिन्न थीं। उसकी हथेली के पीछे, कमर, जांघ और कंधे की सतह पर अजीब से धुंधले सुनहरे रंग के शल्क उगने लगे। लिटिल येलो, तुम विकसित हो गए हो। हाँ हाँ, आखिरकार इतना खाने के बाद तुम विकसित हो गए हो। आदित्य जोर से हंसा और जल्दी से लिटिल येलो के सामने आया। यह आभा, तो अब तुम एक प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर हो, लेकिन तुम्हारी आभा मुझे ऐसा क्यों महसूस करा रही है कि तुम अकेले ही एक तीसरे श्रेणी के जादुई जानवर को मार सकते हो। आदित्य ने एक ऐसी आभा महसूस की जो एक प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर की थी, लेकिन यह बर्बर बैलों के लीडर की आभा से भी अधिक भयानक थी, जिसके साथ उसने कुछ समय पहले लड़ाई की थी। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि लिटिल येलो उसे आग जैसी आंखों से देख रही थी। अरे अरे लिटिल येलो, क्या हो रहा है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आदित्य थोड़ा चौंका और आखिरकार लिटिल येलो से बोला। लिटिल येलो ने ची ची की आवाज भी नहीं निकाली। उसने सीधे अपने हाथ को बेल के जोड़े में बदल दिया और आदित्य की ओर बढ़ गया। तुम! आदित्य ने एक तरफ चकमा दिया।
लेकिन लिटिल येलो की बेल ने भी हवा में एक चक्कर लगाया और सीधे दोनों हाथों में घुस गई। लिटिल येलो, तुम क्या कर रहे हो? आदित्य दर्द में चिल्लाया। तुम इतनी छोटी बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अचानक उसके मन में 4-5 साल की बच्चे की आवाज आई। आदित्य पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि लिटिल येलो ने पहले भी उससे इसी तरह बात करने की कोशिश किया था, लेकिन उस समय वह बड़ी मुश्किल से बोल पाता था और उसकी आवाज भी साफ नहीं आती थी। लेकिन अब वह पहले से बिल्कुल अलग था। न सिर्फ वह अपनी बेल को उसके हाथों में चुभोकर उससे बात कर सकता था, बल्कि उस पर ताना भी कसता था। अब तुम ऐसा करके साफ साफ बात कर सकते हो? आदित्य ने अवचेतन रूप से ये शब्द कहे। वह अभी भी सदमे में था। तो क्या हुआ? अब छोटे बच्चे की तरह मत रो। लिटिल येलो ने फिर उस पर ताना मारा। आदित्य भी अपने सदमे से उबर गया और उसने अपने दांत पीस लिए। लिटिल येलो, देखो मैं। आदित्य अभी भी अपने जवाब के बीच में था जब लिटिल येलो ने उसे बीच में रोका। पहली बात तो यह है कि मुझे लिटिल येलो कहना बंद करो। हाँ, मेरी त्वचा का रंग पीला है, लेकिन यह सिर्फ अभी के लिए है, ठीक है? लिटिल येलो ने गुस्से में कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? लिटिल येलो तुम्हारे लिए एकदम सही नाम है, आदित्य ने कहा। हम्फ, तुम क्या जानते हो? मुझे रानी कहो, लिटिल येलो ने अपनी बचकानी आवाज में कही। आदित्य की नजर में वह बहुत प्यारी लग रही थी। रानी? आदित्य ने यह शब्द दोहराया और हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, और तुम किस तरह की रानी हो? आदित्य थोड़ी देर हंसा और बोला। लिटिल येलो ने गुस्से में उसे देखा और कहा, मैं अभी भी बहुत छोटी हूं, मेरे और विकसित होने का इंतजार करो। हम्फ, एक दिन मैं पूरे जंगल पर राज कर सकती हूं। ध्यान से सुनो, मैं पौधों और पौधों जैसे जीवों की रानी हूं। तुम इंसानों के शब्दों में तुम मुझे जंगल की रानी समझ सकते हो, पौधों और पौधों के प्रकार के जीवन रूपों की रानी। आदित्य ने चौंक कर कहा, तुमने कहा कि यदि तुम अच्छी तरह विकसित हुए तो एक दिन तुम पूरे जंगल पर राज कर सकती हो? आदित्य को लिटिल येलो की बातों पर संदेह नहीं था। पहले दिन लिटिल येलो यहां आया, स्वर्गीय मोती की दुनिया में। इसने घास के मैदान में खिलने वाले फूलों की प्रकृति भी बदल दी। एक साधारण प्राणी इस तरह की बात कैसे कर सकता है? अब वह स्वर्गीय मोती का मालिक था। भले ही वह उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी यह स्वर्गीय मोती उसका था और स्वर्गीय मोती के अंदर की सभी चीजें उसका था। लेकिन फिर भी लिटिल येलो ने फूलों की प्रकृति बदलने के बाद उस पर कांटों से भी हमला किया। इससे यह साबित हो गया कि लिटिल येलो ने जो कहा वह सच था। हम्फ, एक जंगल की तो बात ही छोड़िए, अगर मैं विकसित होता रहा तो मैं इस दुनिया के सभी पौधों को भी नियंत्रित कर सकता हूं। लिटिल येलो ने फिर से नाक भौं सिकोड़ी और गर्व से सिर ऊंचा करके उसे उत्तर दिया। इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सकते हो? आदित्य फिर से चौंक गया, लेकिन इस बार उसका झटका कुछ ऐसा था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस स्थिति के बारे में सोचते ही, जब एक ही जीव इस संसार के सभी पौधों को नियंत्रित कर रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह मामला सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। बस यह सोचकर देखिए कि वह दृश्य कितना भव्य होगा जब इस दुनिया के सभी पौधे, चाहे किसी भी प्रकार के हों, चाहे वह एक पौधा हो या पूरा जंगल, लिटिल येलो के नियंत्रण में होंगे। वह उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह तुरंत उत्साहित हो गया। वह भी इससे लाभ उठा सकता है, क्योंकि वह लिटिल येलो का एकमात्र दोस्त है। जब लिटिल येलो इस स्तर तक विकसित हो जाएगी कि वह इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सकेगी, उस समय यदि उसे किसी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी तो वह लिटिल येलो को बताएगा और लिटिल येलो आसानी से उसके लिए वह औषधीय जड़ी बूटी ला सकेगी। लिटिल येलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं कि तुम इस हद तक विकसित हो जाओ कि तुम इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सको? आदित्य ने उत्साह से पूछा। मुझे रानी कहो, लिटिल येलो ने उस पर नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरी रानी, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं ताकि तुम इस हद तक विकसित हो जाओ कि तुम इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सको। आदित्य ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस उसे रानी कहा और उसके तुरंत बाद उसने अपना सवाल दोहराया। हम्फ,
क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए विकसित होना बहुत आसान है? लिटिल येलो ने फिर से नाक भौं सिकोड़ी और कहना जारी रखा, मत भूलो, मुझे प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर बनने के लिए विकसित करने में तुम्हें कितना प्रयास करना पड़ा। जब आदित्य ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। जब उसने सोचा कि लिटिल येलो ने कितने दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे जादुई जानवरों को खा लिया और फिर आखिरकार वह विकसित होकर फर्स्ट दर्जे का जादुई जानवर बन गई, तो उसका दिल दुखने लगा। और जब उसने फिर से सोचा कि उसने लिटिल येलो को कितने जादुई जानवरों को खाने दिया ताकि वह इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित करने के लिए विकसित हो सके, उस समय वह मुस्कुराया भी नहीं। इस समय उनका मन हुआ कि लिटिल येलो के विकास के विषय पर अब और चर्चा न की जाए। लिटिल येलो, तुम भी मेरे साथ बाहरी दुनिया में चलो ताकि हम दोनों एक साथ शिकार कर सकें। इस तरह हमारी ताकत भी तेजी से बढ़ेगी। आदित्य ने कुछ देर सोचा और आखिरकार कहा, मुझे रानी कहो और नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूं। मुझे यहां रहना अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारा वह जंगल बहुत पसंद है। तुम जाओ और इस रानी के लिए जादुई जानवरों की ढेर सारी लाशें ले आओ ताकि मैं उन्हें खा सकूं और विकसित हो सकूं। लिटिल येलो ने ऐसे लहजे में कहा जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह आदित्य को खाना पहुंचाने का आदेश दे रही हो। लिटिल येलो, अगर तुम मेरे साथ शिकार करने नहीं आना चाहते हो तो मुझसे जादुई जानवर की लाश लेने के बारे में भी मत सोचना। आदित्य ने भी नाक भौं सिकोड़ी और हार नहीं मानी। वह लिटिल येलो को अपने साथ शिकार करने देने के लिए दृढ़ था। हालांकि अब भी लिटिल येलो केवल एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर है। उसकी ताकत किसी भी तरह से उससे कम नहीं है, या शायद वह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। एक और बात थी, और वह यह कि कोई भी जंगल लिटिल येलो के लिए घर जैसा है। लिटिल येलो की मदद से वह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली जादुई जानवर का शिकार कर सकता है और इस तरह उसकी ताकत में काफी वृद्धि होगी। मुझे रानी कहो, अगर नहीं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। लिटिल येलो गुस्से में बोली क्योंकि आदित्य बार बार उसे लिटिल येलो कह रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों ना हो। अब से तुम मेरे साथ जादुई जानवरों का शिकार करने आओ और मैं तुम्हें रानी कहूंगा। अगर नहीं तो मुझे तुम्हें यह बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें हमेशा लिटिल येलो कहूंगा। आदित्य ने भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। हे, तुम सोचती हो कि तुम मुझे रानी कहलाने पर मजबूर कर सकती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो। इस बारे में सोचना भी मत। आदित्य मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन लिटिल येलो को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शिकार करने जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर तुम मेरी 2 शर्तें पूरी कर सको तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम जो कहोगे वो करूंगा। लिटिल येलो ने कुछ देर सोचा और आखिरकार कहा, क्या 2 शर्तें? बताओ मुझे। आदित्य ने उत्सुकता से लिटिल येलो को देखा और पूछा। लिटिल येलो देखने में बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी थी और उसकी आवाज भी 4-5 साल के बच्चे जैसी थी, लेकिन उसकी बुद्धि लगभग बड़े लोगों के बराबर थी। यह वाकई आश्चर्यजनक था। लिटिल येलो, तुम किस तरह के जानवर हो? मेरी पहली शर्त यह है कि पहले तुम्हें मुझे दूसरे दर्जे के जादुई जानवर के रूप में विकसित होने देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ शिकार करने जाऊंगा। लिटिल येलो ने उसकी ओर देखा और चालाकी से मुस्कुराया। क्या? नहीं, यह असंभव है। मेरे पास अपनी साधना को मूल कोर क्षेत्र के कम से कम 9वें चरण तक बढ़ाने के लिए केवल 3.5 महीने बचे हैं। मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। यदि तुम विकसित होना चाहते हैं तो मेरे साथ शिकार करने के लिए चलो। आदित्य ने सीधे मना कर दिया। मेरे साथ बातचीत करना तुम्हारा काम नहीं है। यह मेरी शर्त है, और अगर तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकते तो मुझे परेशान मत करना। और वैसे भी मुझे विकसित होने की कोई जल्दी नहीं है। लिटिल येलो ने ठंडी सांस ली। वह अपनी बेल निकालने ही वाली थी कि आदित्य ने जल्दी से उसे रोक दिया। आदित्य ने नहीं सोचा था कि लिटिल येलो की प्रतिक्रिया ऐसी होगी। उसने उसे शर्त पर बातचीत करने का अधिकार भी नहीं दिया। वह वास्तव में एक रानी की तरह व्यवहार कर रही थी। ठीक है, मैं आपकी पहली शर्त से सहमत हूं। अब बताओ, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? यह देखते हुए कि कोई और रास्ता नहीं था, आदित्य ने आखिरकार उसकी पहली शर्त पर सहमति जताई। वैसे भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
लिटिल येलो की मदद से उसकी साधना निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। हे, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे ड्रैगन के खून के सार की एक बूंद दे दो। लिटिल येलो ने आदित्य को अपनी दूसरी शर्त बताई, जिस पर आदित्य की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी। प्यारी छोटी रानी, क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन पहली और दूसरी श्रेणी के जादुई जानवर हैं जो हर जगह पाए जा सकते हैं? और मान लो मैं एक ड्रैगन खोजने में कामयाब हो गया, क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे पास ड्रैगन से लड़ने और उसे मारने के लिए पर्याप्त ताकत है? आदित्य लिटिल येलो को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी अत्यंत बुद्धिमान मूर्ख को देख रहा हो। लिटिल येलो, मुझे रानी कहो। रानी, मैं ड्रैगन कहां पा सकता हूं? और अगर मैं इसे खोजने में कामयाब भी हो गया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ में उससे रक्तसार की एक बूंद लेने की ताकत है? आदित्य अचानक गुस्से से भड़क उठा। हे, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं तुमसे ड्रैगन की आभा महसूस कर सकता हूं। तुम्हारा निश्चित रूप से ड्रैगन से कुछ लेना देना है, या शायद तुम्हारे भीतर ड्रैगन का खून है। लिटिल येलो ने सोचा कि आदित्य बस बहाना बना रहा है। ड्रैगन की वंशावली? तुम क्या कह रहे हो? आदित्य पहले तो उलझन में था, लेकिन फिर उसे अचानक समझ में आ गया कि लिटिल येलो ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की आभा को महसूस किया होगा और वह इसके बारे में बात कर रही थी। देखो, तुम अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं विकसित होकर तीसरे दर्जे का जादुई जानवर बन जाता तो मैं आसानी से बता सकता था कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन का खून है या तुम्हारे पास ड्रैगन से जुड़ा कोई खजाना है। लिटिल येलो ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आदित्य को लिटिल येलो की इस क्षमता के बारे में जानकर फिर से झटका लगा। यह सौभाग्य की बात थी कि वह अब भी पृथ्वी रैंक मैजिकल बीस्ट नहीं है, अन्यथा कौन जानता है कि उसकी मांग क्या होती। लिटिल येल, नहीं रानी। हाँ, मेरी रानी, मेरे पास वास्तव में कोई ड्रैगन वंश नहीं है। मैं बस एक साधारण युवक हूं जो एजियो ड्रैगन देश में कहीं भी पाया जा सकता है, आदित्य ने जल्दी से कहा। वह लिटिल येलो को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है, ताकि वह अपनी दूसरी शर्त बदल सके। जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो कुछ नहीं जानता? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी विरासत में मिली याददाश्त में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें तुम इंसान किंवदंतियां समझते हो। मैं उन चीजों के बारे में भी जानता हूं जो लाखों सालों से इस दुनिया से खो गई हैं। हम्फ, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे ड्रैगन की आभा को महसूस कर सकता हूं और इसका मतलब है कि तुम्हारा ड्रैगन से जरूर कुछ लेना देना है। मुझे सिर्फ ड्रैगन के खून की एक बूंद चाहिए, लिटिल येलो ने ठंडी आवाज में कहा। हम्फ, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे ड्रैगन की आभा महसूस कर सकता हूं और इसका मतलब है कि तुम्हारा ड्रैगन से कुछ लेना देना जरूर है। मुझे सिर्फ ड्रैगन के खून की एक बूंद चाहिए। मुझे वह ला कर दो और मुझे दूसरे दर्जे जादुई जानवर बनने में मदद करो और मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा, लिटिल येलो ने ठंडे लहजे में कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अधीर हो रही थी। लेकिन अगर ऐसा है भी, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास ड्रैगन का रक्तसार प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीजें हैं? आदित्य ने उत्सुकता से कहा। लिटिल येलो सोच में पड़ गई और काफी देर बाद उसने कहा, ठीक है, तो तुम्हें बस मेरी पहली शर्त पूरी करनी होगी। मेरी दूसरी शर्त के लिए बस मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जल्दी भविष्य में ड्रैगन के रक्तसार की एक बूंद दोगे। तुम इसे जल्द से जल्द प्राप्त करने की कोशिश करोगे। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूं। लिटिल येलो ने अपना सिर हिलाया और अपनी बेलें आदित्य के हाथों से वापस ले लीं। उसके बाद वे दोनों बेलें वापस उसके हाथ में बदल गईं। अब चूंकि आदित्य उसकी शर्तों से सहमत हो गया है, उसे लिटिल येलो के लिए बहुत सारा भोजन खोजना होगा ताकि वह विकसित हो सके और तीसरे दर्जे की जादुई जानवर बन सके। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, आदित्य ने अनिच्छा से कहा, क्योंकि वह अकेले शिकार करने नहीं जाना चाहता था। लिटिल येलो के साथ मिलकर शिकार करने का उसका विचार सफल नहीं हुआ। अब उसे अकेले ही शिकार करना होगा। लिटिल येलो ने कुछ नहीं कहा। वह बस पीछे मुड़ी और जंगल की ओर चल पड़ी। जब वह गायब होने वाली थी तो उसकी आवाज सुनाई दी, छी,
छी! आदित्य ने उसकी तरफ देखा और पाया कि वह कुछ इशारा कर रही है। ध्यान से देखने पर उसे समझ में आ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। अब से मुझे रानी कहो। हाँ, यही तो लिटिल येलो का कहना था। आदित्य ने अपने दिल में उसे कोसा और बस स्वर्गीय मोती की दुनिया से विदा ले ली। आदित्य एक बार फिर घाटी में दिखाई दिया। वह अब यहां और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह यहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन ठीक इसी समय उसे अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। आदित्य ने धीरे से पीछे मुड़कर अपना सिर ऊपर उठाया। उसने देखा कि एक बर्बर सांड खड़ा था और उसे ऐसी नजर से देख रहा था जैसे वह उसे चीर कर रख देना चाहता हो। इस समय एक चरम चुप्पी का दौर शुरू हो गया। वह बर्बर सांड बस उसे देखता रहा। उसने आदित्य के खिलाफ कोई हरकत नहीं की। वह बस उसे शांति से देखता रहा, लेकिन ठीक इसी वजह से आदित्य ने हिलने की हिम्मत नहीं की। आदित्य को लगा कि यह बर्बर बैल वास्तव में बहुत भयानक है, उस घात लगाने वाले से भी ज्यादा भयानक जो उसे मारना चाहता था। वह घात लगाने वाला एक मार्शल किंग क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ था जो अभी अभी इस दायरे में आया था, लेकिन यह बर्बर बैल ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से इस क्षेत्र में है। केवल एक ही बर्बर बैल है जो चौथी श्रेणी का जादुई जानवर हो सकता है, और वह बर्बर बैल ही है जिसने अन्य सभी बर्बर बैलों पर शासन किया है। इसे बर्बर बैलों का सम्राट भी कहा जाता है। आदित्य जल्दी से उन तरीकों के बारे में सोचने लगा जो उसे बर्बर बैलों के सम्राट से बचा सकते थे, लेकिन वह ऐसा कोई तरीका सोचने में विफल रहा। आदित्य ने यह भी सोचा कि शायद वह अपने दिव्य ड्रैगन के पंखों और ड्रैगन के पंजों का उपयोग करके इस बर्बर बैलों के सम्राट से निपट सकता है, लेकिन फिर से वह निराश हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा प्राप्त क्षमताओं का उपयोग करके वह बर्बर बैलों के सम्राट से निपटने का कोई तरीका नहीं है। उसके और बर्बर बैलों के सम्राट के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसे कुछ शक्तिशाली अतिरिक्त और विशेष क्षमताओं से भरना असंभव था। आदित्य ने सोचा, शायद वह स्वर्गीय मोती के अंदर छिपकर खुद को बचा सकता है, लेकिन फिर बाहर आने के बाद वह क्या करेगा अगर बर्बर बैलों का सम्राट अभी भी यहां उसका इंतजार कर रहा होगा। उसे यह जानना जरूरी था कि बर्बर बैलों का सम्राट पहले से ही यहां उसका इंतजार कर रहा था। उसे किसी तरह पता था कि आदित्य यहां से गायब हो गया है और निश्चित रूप से यहां दिखाई देगा, और अपने विश्वास के कारण वह यहां आदित्य का इंतजार कर रहा था। आदित्य ने पहले ही बर्बर बैलों के 2 समूहों को मार डाला था। उनके शासक के रूप में बर्बर बैलों का सम्राट इस मामले को इतनी आसानी से कैसे टाल सकता है। वह उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो। इसलिए केवल एक ही विकल्प बचा था, जो बहुत जोखिम भरा विकल्प था, दौड़ना। आदित्य केवल एक ही संभावना के बारे में सोच सकता है जिसके द्वारा वह मुश्किल से खुद को बचा सकता है, और वह है यहां से भाग जाना। दिव्य ड्रैगन के पंख। उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी उभरी और वह तुरंत हवा में उछला और पूरी गति से उड़ने लगा। गर्जन! बर्बर बैलों के सम्राट ने जोर से दहाड़ लगाई, और यह देखकर कि आदित्य भाग रहा है, उसने अपना मुंह खोला और अचानक उसके मुंह से प्रकाश की एक रोशनी निकली जो सीधे हवा में उड़ रहे आदित्य पर निशाना साध रही थी। भाड़ में जाओ! आदित्य को लगा कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर आ रही है। उसने आगे की ओर उड़ते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि प्रकाश की एक सफेद रोशनी बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रही थी। यह इतनी तेज थी कि वह चाहकर भी बच नहीं सकता था। उसने बस मुड़कर देखा और एक सफेद प्रकाश की रोशनी देखी जिसने उसे बहुत खतरनाक एहसास कराया। ड्रैगन के पंजे! आदित्य ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट। आदित्य ने अपनी माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट से प्रकाश की भयावह सफेद रोशनी पर हमला किया, क्योंकि उसके पास बेहतर मार्शल आर्ट तकनीक नहीं था। उसके पास एक हाई ग्रेड रैंक मार्शल आर्ट तकनीक था जो कि सेक्रेड फिंगर आर्ट तकनीक है, लेकिन उसकी निराशा के लिए यह एक विस्तृत क्षेत्र हमला कौशल नहीं था। सेक्रेड फिंगर आर्ट तकनीक के साथ वह केवल एक बिंदु पर हमला कर सकता है और यह सीधे उस बिंदु को भेद देगा, लेकिन यह उस बिंदु के पास के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। वह इस मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग प्रकाश की इस भयावह रोशनी के खिलाफ कैसे कर सकता है?
जो लगभग उसके सिर जितनी चौड़ी है। आदित्य ने अपने फायर सोल की मदद से माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट को अंजाम दिया। बूम! आदित्य की माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट बर्बर बैलों के सम्राट की भयावह प्रकाश रोशनी से टकराई। जब दोनों के हमले एक दूसरे के हमले से टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ। आदित्य खुद को बचाने में सक्षम नहीं था, यहां तक कि जब उसका हमला प्रकाश की उस भयावह रोशनी से टकराया तब भी उसने आदित्य को बहुत प्रभावित किया। एक मेंढक सांप के खिलाफ कैसे जा सकता है? यहां भी वही बात थी। चाहे आदित्य की ताकत कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो गई हो, उसके हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गए और उसने अपने फायर सोल की मदद से माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट को अंजाम दिया। वह बर्बर बैल के सम्राट के सामने अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन हां, उसकी फायर सोल और ड्रैगन के पंजे ने उसकी बहुत मदद की। उसके ड्रैगन के पंजे ने उस सफेद रोशनी की सारी शक्ति और भयानक ताकत को झेल लिया जो बर्बर बैलों के सम्राट ने उस पर फेंकी थी, और सिर्फ इसी वजह से वह खुद को बचा पाया और अपनी जान नहीं गंवाई। अगर उसके हमले में कुछ भी कमी होती या उसके हमले में थोड़ी कम ताकत होती तो वह अब तक मर चुका होता। आदित्य हवा में ही बेहोश हो गया, क्योंकि उसके और बर्बर बैलों के सम्राट के हमले की टक्कर के कारण वह बेहोश हो गया। उसके दोनों हाथ खून से भरे नहीं थे, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसके दोनों हाथों की त्वचा और मांस धीरे धीरे गलकर गिर रहा था। यह दृश्य देखने में बहुत भयानक लग रहा था। अगर आदित्य होश में होता तो अपने हाथों को देखकर सचमुच डर जाता। यह तो सौभाग्य की बात थी कि बर्बर बैलों के सम्राट के हमले से टकराने के बाद वह पहले ही बेहोश हो गया था। आदित्य भी आसमान से नीचे गिरा, और वह वाकई बहुत भाग्यशाली था कि जहां वह गिरा वहां एक नदी बह रही थी। छपाक! यह वह आवाज थी जो उसके नदी में गिरने के बाद निकली थी। गर्जन! दूसरी ओर जब बर्बर बैलों के सम्राट ने आदित्य को आसमान से गिरते देखा, जबकि उसके हाथ की त्वचा और मांस भी उसके साथ जंग खाकर गिर रहे थे, तो उसने गर्व में अंतिम बार जोर से दहाड़ लगाई और फिर वह मुड़ा और चला गया। उसे लगा कि आदित्य की मौत उसके हमले से टकराने के बाद हुई है और वह अपनी प्रिय प्रजा का बदला लेने में सफल रहा है। अब जब आदित्य मर चुका है तो यहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह चला गया। आदित्य नदी के साथ बहता चला गया। वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पहले से ही बेहोश था। नदी एक अज्ञात दिशा में बह रही थी और बीच बीच में नदी में लहरों की आवाज गूंज रही थी। वह नदी आदित्य को अपने साथ एक अज्ञात जगह पर ले जाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और आदित्य का शरीर अभी भी नदी में तैर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। आदित्य को नदी में तैरते हुए 1 सप्ताह हो गया है। इस दौरान उसके हाथों के चारों ओर अजीब सफेद ऊर्जा की अनगिनत किस्में घूम रही थीं। यह वास्तव में ड्रैगन के आकार के कोर से ऊर्जा थी, जो 3 प्रकार की ऊर्जा के मिश्रण से बनी थी। जब आदित्य बेहोश होकर नदी में गिर गया तो यह ऊर्जा उसके डेनेटियन से निकली और आदित्य के हाथों के चारों ओर घूमने लगी। इसकी वजह से उसके हाथ, जिनकी आधी त्वचा और मांस पहले ही खत्म हो चुका था, जंग लगना बंद हो गए। 1 सप्ताह के बाद आदित्य अंततः नदी के किनारे किनारे पर आ गया। संयोगवश 4 लड़के और लड़कियां वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक की नजर तेज थी और उसने आदित्य को देख लिया। ये 4 लोग थंडर क्लाउड संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले संप्रदाय के बाहरी शिष्य थे। लड़की का नाम सौम्या था और उसके बगल में बैठे 2 लड़के और एक लड़की उसके सबसे बड़े भाई दक्ष, दूसरे बड़े भाई दर्श और तीसरी बड़ी बहन आर्या थे। बड़े भाई, वहां कोई व्यक्ति लेटा हुआ है? सौम्या ने आदित्य की ओर इशारा करते हुए पूछा। दक्ष और दर्श ने एक दूसरे को देखा और सतर्कता से आदित्य की तरफ चले गए और कहा, यह आदमी बुरी तरह घायल लग रहा है। यह पता चलने के बाद कि आदित्य बुरी तरह से घायल हो गया था, उन्होंने तुरंत आदित्य के शरीर की तलाशी शुरू कर दी। सौम्या ने यह देखा और उदास स्वर में कहा, क्या हो रहा है? बड़े भाई, दूसरे भाई, यह अच्छा नहीं है ना? इसमें क्या गलत है? वैसे भी वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल है और वह बहुत जल्द मर जाएगा। उसके शरीर पर जो कुछ बचा है उसे हमें ले लेना बेहतर है। क्या तुम हमारे थंडर क्लाउड संप्रदाय की स्थिति को नहीं देख सकती हो? भविष्य में
हमारे शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक से अधिक तीव्र होने के कारण साधना संसाधन कम होते जाएंगे। इसलिए हमें अपने लिए योजनाएं बनानी होंगी। सौम्या, मुझे लगता है कि तुम इतनी दयालु नहीं हो, अन्यथा तुम्हारी यह दयालुता भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, दक्ष ने कहा। सौम्या ने जब उनकी बात सुनी तो वह चुप हो गई, क्योंकि उसके सबसे बड़े भाई ने जो कहा था वह सच था। बेचारा, उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है, दर्श ने गुस्से में थूका। दक्ष और आर्या भी आदित्य के शरीर पर कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। इस समय सौम्या की नजर आदित्य की उंगलियों पर पड़ी और वहां उसने एक अंगूठी चमकती हुई देखी। स्थानिक अंगूठी। सौम्या ने तुरंत पहचान लिया कि यह वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी था, लेकिन उसने इस स्थानिक अंगूठी को लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपने बड़े भाइयों और बहन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। बड़े भाई और बहन, चलो यहां से चलते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था। अगर हम यहां ज्यादा देर तक रहे तो यह हमारे लिए खतरनाक होगा। उसकी बात सुनने के बाद अन्य लोगों ने सोचा कि सौम्या जो कह रही है वह सच है, इसलिए वे यहां और अधिक समय तक नहीं रुकने पर सहमत हो गए और चले गए। सौम्या भी मुड़ी और अपने वरिष्ठ भाइयों और बहन के साथ चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी उंगली चटकाई और एक अज्ञात गोली निकली और सीधे उसके मुंह में चली गई। वे चारों चले गए। कुछ देर बाद आदित्य भी जाग गया। जब वे चारों उसकी चीजें लेने के बारे में बात कर रहे थे, उस समय वह थोड़ा होश में था और तभी अचानक एक गोली उसके मुंह में आ गिरी। उसने उस गोली को बड़ी मुश्किल से निगला, क्योंकि वह केवल आंशिक रूप से होश में था। गोली निगलने के बाद उसे तुरंत लगा कि उसकी ताकत वापस आ गई है और उसका दिमाग भी साफ होने लगा है। आखिरकार वह जाग गया। सौम्या, थंडर क्लाउड संप्रदाय। आदित्य ने ये दो नाम बड़बड़ाया। जब वह अभी भी आंशिक रूप से होश में था, तब उसने ये दो नाम सुने। वह पिछले समूह के लोगों की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी वह इन दो नामों को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम था। उसने यह भी अनुमान लगा लिया था कि सौम्या ही वह व्यक्ति थी जिसने उसकी मदद की थी। मैं तुम्हारी दयालुता को याद रखूंगा और भविष्य में अगर हम फिर से मिले तो मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगा, आदित्य ने अपने दिल में कसम खाई। वूश वूश की ध्वनि के साथ वह जहां था वहां से गायब हो गया। स्वर्गीय मोती की दुनिया घास के मैदान के बीच में 4 दिशाओं में जाने वाले रास्ते पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। इस आकृति के हाथ विकृत थे और बहुत भयानक लग रहे थे। आदित्य नहीं तो वह कौन हो सकता है? आदित्य एक बार फिर स्वर्गीय मोती की दुनिया में आया। वह जेड लोटस की ओर चला गया और एक जेड लोटस तोड़ लिया। बिना समय बर्बाद किए उसने जेड लोटस को अपने मुंह में डाल दिया और उसे निगल लिया। जेड लोटस निगलने के तुरंत बाद उसके शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित होने लगी। चाहे वह शारीरिक चोट हो, आंतरिक चोट हो या छिपी हुई चोट हो, इसने उसके शरीर की हर चोट को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथ भी ठीक होने लगे। उसके दोनों हाथों का मांस भी फिर से बनने लगा। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ जो पहले से ही कंकाल के हाथों जैसा हो गया था, उसका मांस फिर से बनना शुरू हो गया। आदित्य ने एक बार फिर जेड लोटस निगल लिया। अतिरिक्त जेड लोटस की मदद से उसकी रिकवरी की गति अचानक बढ़ गई। इसके कुछ ही समय बाद उसके दोनों हाथ पहले जैसे हो गए। आदित्य ने अपने हाथ आगे की ओर उठाए और कुछ हाथों के आसन का अभ्यास किया। यह देखकर कि अब कोई चोट नहीं है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है, उसने राहत की सांस ली। लानत है बर्बर बैलों के सम्राट पर। एक दिन मैं वापस आऊंगा और निश्चित रूप से लिटिल येलो को तुम्हारा लाश उसके भोजन के रूप में परोसूंगा। आदित्य ने अपने दिल में बर्बर बैलों के सम्राट को कोसा। जब उसने बर्बर बैलों के सम्राट के बारे में सोचा तो उसका दिल तुरंत क्रोध से भर गया। इस समय वह अपनी ताकत बढ़ाने और बर्बर बैलों के सम्राट से अपना बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। ग्रर! अचानक आदित्य के पेट से एक आवाज निकली, जिससे आदित्य को याद आया कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे तुरंत भूख का एहसास हुआ। तुरंत आदित्य एक बार फिर बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी।
और स्वर्गीय मोती में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह खा सके। भविष्य में मैं स्वर्गीय मोती के जंगल में कुछ जादुई जानवर पालूंगा। फिर अगर भविष्य में मुझे फिर से भूख लगी तो मैं उन्हें खा सकता हूं। हे। आदित्य ने सोचा और मुस्कुराने लगा। जब आदित्य एक बार फिर बाहरी दुनिया में दिखाई दिया तो वह यह देखकर चौंक गया कि यहां कोई जंगल नहीं था। उसे अभी भी याद था कि वह बर्बर बैलों के सम्राट से भाग रहा था, और जब बर्बर बैलों के सम्राट ने उस पर हमला किया तो उसने अपने फायर सोल की मदद से सेक्रेड फिंगर आर्ट तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद भी वह खुद को बचाने में असमर्थ रहा और बर्बर बैलों के हमले को झेलने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था, और अब जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। चूंकि मैं पहले से ही यहां हूं तो शायद मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं खाना खा सकूं और अपनी भूख मिटा सकूं। यह सोचकर आदित्य सीधा चलने लगा। वह ज्यादा देर नहीं चला था कि उसे एक शहर की दीवार दिखाई दी जो उससे कुछ दूरी पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई शहर है। आदित्य ने बड़बड़ाया और शहर की दीवार की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ा द्वार देखा जो इस शहर में प्रवेश करने का द्वार था। वह द्वार की ओर चला गया और लाइन में खड़ा हो गया, क्योंकि वहां बहुत से अन्य लोग भी लाइन में खड़े थे और उनका इरादा भी उसके जैसा ही था, क्योंकि वे भी इस शहर में प्रवेश करना चाहते थे। आदित्य को बहुत भूख लगी थी और वह बस इस समय कुछ खाना चाहता था। इस वजह से उसने किसी से इस शहर का नाम पूछने के बारे में सोचा भी नहीं। वह बस वहां लाइन में लग गया। कुछ देर बाद शहर में प्रवेश करने की उसकी बारी थी। वहां रुको। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करने वाला था उसने अपनी बाईं ओर से एक ठंडी आवाज आती सुनी। वह रुका और बाईं ओर मुड़ा। उसने देखा कि 2 गार्ड उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। 1000 सोने के सिक्के, शहर के एक गार्ड ने कहा। क्या? आदित्य को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने पलटकर देखा कि वहां मौजूद सभी लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अगर तुम साउथवुड सिटी में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। क्या तुम्हें हमारे शहर के नियम नहीं पता? अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो जल्दी करो और पैसे दो, नहीं तो भाग जाओ। गार्ड ने उस पर व्यंग्य किया। आदित्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह यहां किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं यहां पहली बार आया हूं, इसलिए मुझे नियमों के बारे में नहीं पता था। कृपया इसे स्वीकार करें। यह कहने के बाद आदित्य ने 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और दोनों गार्डों को दे दिए। स्पिरिट स्टोन न केवल पहरेदार बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग जो स्पिरिट स्टोनों के बारे में जानते थे आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक गार्ड ने जल्दी से मुस्कुराते हुए उन 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को ले लिया और कहा, हाँ, अब तुम जा सकते हो। आदित्य ने अपना सिर हिलाया, लेकिन शहर के अंदर जाने के बजाय उसने पूछा, भाई, क्या आप कोई सराय या रेस्तरां जानते हैं जहां मैं खाना खाकर अपनी भूख मिटा सकूं? वहां उपस्थित सभी लोग अजीब सी धुंध से उसकी ओर देखने लगे। जिस गार्ड ने उससे स्पिरिट स्टोन लिए थे वह थोड़ी देर बाद चुप हो गया और बोला, अगर तुम कुछ अच्छा खाना चाहते हो तो तुम फीनिक्स रेस्तरां में जा सकते हो, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम सबसे अच्छा खाना खा सकते हो। धन्यवाद भाई। आदित्य ने गार्ड को धन्यवाद देने के बाद वापस मुड़ा, जाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था उसने फिर से वही आवाज सुनी, रुकना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आदित्य रुक गया और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने फिर मुड़कर उस गार्ड की आंखों में देखा और पूछा। जब आदित्य ने उसकी आंखों में देखा तो उस गार्ड को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ देर सांस लेने के बाद गार्ड ने खुद को शांत किया और आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है कि उस रेस्तरां में कीमत बहुत अधिक है, लेकिन अगर तुम कुछ छूट चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जब आदित्य ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गया कि यह गार्ड उससे कुछ लाभ चाहता था, और यह बिल्कुल वैसा ही था।
जब गार्ड ने देखा कि आदित्य बिना किसी शर्त के शहर में प्रवेश करने के लिए 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाल रहा है, तो वह लालची हो गया। उसने सोचा कि आदित्य के पास निश्चित रूप से उसके पास और भी स्पिरिट स्टोन होंगे। यह सोचते ही गार्ड के मन में लालच आ गया। जब आदित्य ने उससे खाने पीने की जगह के बारे में पूछा, तो उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। वह आदित्य का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था, लेकिन उसे निराशा हुई जब आदित्य ने उसे मना कर दिया। कीमत मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। यह वाक्य कहने के बाद आदित्य मुड़ा और वहां से चला गया। दोनों गार्ड की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने आदित्य को यह कहते हुए सुना, कीमत कोई समस्या नहीं है। उनकी नजर में उनका अनुमान सही था। आदित्य के पास उससे ज्यादा पैसे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो वे समझ गए हों कि दूसरा गार्ड क्या कहना चाहता है। दोनों ने सिर हिलाया और उनमें से एक तुरंत वहां से चला गया। कुछ लोग जो आगे थे और उन्होंने यहां जो कुछ भी हो रहा था उसे देखा, वे समझ गए कि आदित्य मुसीबत में है। उन्होंने दया से अपना सिर हिलाया और वही करने लगे जो वे पहले कर रहे थे। आदित्य उनका रिश्तेदार नहीं था और वे नहीं जानते थे कि आदित्य कौन है, इसीलिए वे केवल आदित्य के भाग्य पर दया कर सकते हैं। आदित्य एक अन्य व्यक्ति से यहां आने का मार्ग पूछने के बाद फीनिक्स रेस्तरां के सामने आया। यह 3 मंजिला त्रिकोणीय आकार की इमारत थी। इसका गेट 3 मीटर लंबा और करीब 2 मीटर चौड़ा था। इसके गेट के ऊपर 2 अक्षर लिखे थे जो लाल रोशनी से चमक रहे थे। वे 2 शब्द थे, फीनिक्स रेस्तरां। इस रेस्टोरेंट के गेट के सामने 2 गार्ड भी खड़े थे, लेकिन शहर के गेट पर मौजूद गार्डों से अलग ये 2 गार्ड अपने ग्राहकों का स्वागत करने के लिए यहां थे। फीनिक्स रेस्तरां में आपका स्वागत है। जब आदित्य रेस्तरां में प्रवेश करने वाला था, तो उन 2 गार्डों ने अपना सिर झुकाया और उसका स्वागत किया। आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। 2 गार्डों में से एक ने कहा, सर, आप केवल पहली मंजिल पर ही खाना खा सकते हैं, यदि आपकी ताकत मार्शल किंग क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। केवल मार्शल किंग क्षेत्र या उससे ऊपर के मार्शल विशेषज्ञ को ही दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति है। आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अलग अलग मंजिलों पर खाने के लिए भी शर्तें होती हैं। उसने बस अपना सिर हिलाया और पूछा, तीसरी मंजिल के बारे में क्या? तीसरी मंजिल पर केवल विशेष अतिथियों जैसे शहर के लीडरों या किसी बड़े परिवार के मुखिया को ही भोजन मिलता है। यह आम और स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, एक गार्ड ने विनम्रता से उत्तर दिया। आदित्य ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसे पहले से ही बहुत भूख लगी थी, इसलिए बिना समय बर्बाद किए उसने गार्ड की तरफ मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अंदर चला गया। इस समय उसे सिर्फ खाना खाने की इच्छा थी, इसलिए उसने एक खाली टेबल ढूंढी और वहां बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक कर्मचारी आया और उसे रेस्टोरेंट का मेन्यू दिया। आदित्य का अटेंडेंट से मेन्यू लेने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझे यहां पर जो सबसे बढ़िया खाना मिलता है वो 2 और 1 जार वाइन दो। उस अटेंडेंट ने उत्सुकता से आदित्य के चेहरे को देखा। बिना कुछ कहे उसने अपना सिर हिलाया और आदित्य के लिए खाना लाने चला गया। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगा, उसके बाद वह अटेंडेंट आदित्य के लिए भोजन और शराब का 1 जार लेकर लौटा। यह पहली मंजिल पर मिलने वाली सबसे अच्छी शराब है और साथ में सामान्य शराब का 1 जार भी है, अटेंडेंट ने सम्मानपूर्वक कहा और जाने के लिए मुड़ गया। इंतजार। आदित्य ने अटेंडेंट को रोका और कहा, सामान्य शराब के जार से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यहां इससे बेहतर शराब है तो वह शराब मेरे पास ले आओ। सर, यहां बेहतर वाइन तो है, लेकिन वह सिर्फ दूसरी मंजिल के ग्राहकों के लिए है। पहली मंजिल के ग्राहक सिर्फ साधारण वाइन का मजा ले सकते हैं। अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए उसे सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ओह, और दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए मुझे कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता थी, है ना? आदित्य समझ गया कि अटेंडेंट ने क्या कहा। जी सर, अगर मैं मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं हूं और खाने के लिए दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूं, तो क्या कोई रास्ता है? आदित्य ने फिर पूछा, जबकि वह अपना खाना खा रहा था।
वह पहले से ही बहुत भूखा था। जब खाना परोसा गया तो वह खुद को और नियंत्रित नहीं कर सका और खाने लगा। आदित्य जब खाना खा रहा था और बातें कर रहा था तो अटेंडेंट ने उसे अजीब नजरों से देखा। आदित्य को इस तरह देखकर वह आदित्य के सवाल का जवाब देना भी भूल गया। जब आदित्य को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपना सिर उठाया और अटेंडेंट की आंखों में अजीब नजर देखी। वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। खांसी खांसी। आदित्य शर्मिंदगी में 2 बार खांसा और अटेंडेंट भी सामान्य हो गया। अटेंडेंट ने फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और कहा, अगर आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो वास्तव में एक और रास्ता है। आप मार्शल किंग क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के साथ आ सकते हैं। यदि मार्शल किंग क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ आपके साथ आएगा तो आपको उनके साथ दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति होगी। यदि नहीं तो केवल फीनिक्स रेस्तरां के मालिक या हमारे प्रबंधक से विशेष अनुमति प्राप्त करके आप खानों का आनंद लेने के लिए दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। आदित्य ने अटेंडेंट का जवाब सुनकर बस अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और एक निम्न श्रेणी का स्प्रिट स्टोन अटेंडेंट की ओर उड़ गया। उस अटेंडेंट ने अपनी ओर चमकती हुई एक रोशनी देखी। अनजाने में उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस रोशनी को पकड़ लिया। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसने देखा कि हल्के नीले रंग का एक स्टोन उसकी हथेली पर चमक रहा था। स्प्रिट स्टोन! उस अटेंडेंट ने लंबी सांस ली और फिर आदित्य को श्रद्धा भरी नजर से देखा। अपनी उंगली के एक झटके से आदित्य ने एक कम ग्रेड का स्प्रिट स्टोन अटेंडेंट की ओर उड़ा दिया। परिचारक ने उस स्पिरिट स्टोन को पकड़ लिया और उसे देखा। स्पिरिट स्टोन! वह खुद को रोक नहीं पाया और चौंक कर चिल्ला पड़ा। उसने अपना सिर बाएं दाएं घुमाया और देखा कि कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। उस अटेंडेंट ने राहत की लंबी सांस ली और जल्दी से उसे एक थैली में रखा और अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। ये सब करने के बाद उसने आदित्य को एक पूजा भरी नजर से देखा और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक मुझे आपके सवालों के जवाब पता होंगे मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे टिप के रूप में स्प्रिट स्टोन दिया था। एक निम्न श्रेणी का स्प्रिट स्टोन 100 सोने के सिक्कों के बराबर होता है, लेकिन अगर कोई निम्न श्रेणी के स्प्रिट स्टोन के बदले 200 सोने के सिक्के भी देना चाहे तो कोई भी नहीं देगा। स्प्रिट स्टोन बहुत ही मूल्यवान और दुर्लभ संसाधन है जो उनकी साधना में मदद करते हैं। इस वजह से कोई भी अपने स्प्रिट स्टोन को सोने के सिक्कों के बदले नहीं देना चाहता और यह स्पिरिट स्टोन उसे ऐसे ही दे दिया गया था। उसने आदित्य के कुछ सामान्य सवालों के जवाब देने के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, तुम जा सकते हो। आदित्य मुस्कुराया और अटेंडेंट को जवाब देने के बाद अपने भोजन का आनंद लेने में व्यस्त हो गया। ओह! उस अटेंडेंट ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सर, मैं आपको हमारे फीनिक्स रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति देने के बारे में मैनेजर से बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आदित्य ने ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। उसका पूरा ध्यान इस समय अपने खाने पर था। यह पहली बार था जब उसे इतनी भूख लगी थी। उसे नहीं पता था कि उसे इतनी भूख क्यों लगी थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह नहीं खाएगा तो भूख से उसकी मौत हो जाएगी। इस तरह की मौत वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक मौत है। आदित्य अभी मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसने अभी अभी अपना नया जीवन पाया था। इस तरह की मौत की तो बात ही छोड़िए। जब आदित्य खाना खा रहा था तो वह अटेंडेंट अपने मैनेजर के पास गया। दस्तक दस्तक, अंदर आए। जब अटेंडेंट ने दूसरी मंजिल पर स्थित एक प्राचीन दिखने वाले दरवाजे पर दस्तक दी तो उस दरवाजे के दूसरी ओर से एक आवाज आई जिसने उस अटेंडेंट को उस कमरे के अंदर आने की अनुमति दे दी। उस अटेंडेंट ने दरवाजा खोला और उस कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे में एक बड़े से बिस्तर, एक आयताकार मेज जो करीब 2 मीटर लंबी थी और मेज के चारों ओर रखी कुछ कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं था। मेज पर कई प्रकार के फल रखे हुए थे लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। बड़े से पलंग पर एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी थी और जिस पर काले और सफेद बाल थे आराम से लेटा हुआ था।
वह अपने एक हाथ कमर पर रखे हुए और दूसरे हाथ की हथेली अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए अपने सिर को ऊपर उठाने में मदद करते हुए अटेंडेंट को देख रहा था। मैनेजर! वह अटेंडेंट डर से कांप रहा था क्योंकि उसके सामने बिस्तर पर लेटा अधेड़ उम्र का आदमी एक विशेषज्ञ था। वह वास्तव में मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे चरण में एक मार्शल विशेषज्ञ था। वह 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय के लीडरों और एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर आदित्य यहां होता तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि एक रेस्तरां का मैनेजर वास्तव में एज्योर ड्रैगन देश के सभी विशेषज्ञों से ज्यादा शक्तिशाली था। यह काफी चौंकाने वाली बात थी। डर से कांपते हुए अटेंडेंट ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर झुककर देखा जिसे वह मैनेजर कहकर पुकार रहा था। मैनेजर ने गले से एक नरम आवाज निकाला और कहा, क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई बड़ी हस्ती हमारे फीनिक्स रेस्टोरेंट में खाना खाने आए तभी तुम मुझे परेशान कर सकते हो। अगर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। जब उसके सामने खड़े अटेंडेंट ने यह सुना तो वह अनियंत्रित रूप से कांप उठा। वह अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने अपनी निगाहें जमीन पर टिकाए रखीं और सम्मानपूर्वक कहा, मैनेजर, पहली मंजिल पर एक ग्राहक है जो दूसरी मंजिल पर जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद लेना चाहता है। वह मार्शल किंग क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उसके पास स्पिरिट स्टोन है। मैं मैनेजर को यह बताने आया हूं क्योंकि मुझे लगा कि यह मामला महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं है तो कृपया मुझे सजा दें मैनेजर। उस अटेंडेंट ने यहां अपनी भूमिका निभाई। उसे पहले से ही पता था कि उसकी बात सुनकर मैनेजर जरूर खुश हो जाएगी। उसे सजा देना तो दूर, वह मैनेजर से लाभ भी प्राप्त कर सकता है। उसका अनुमान गलत नहीं था। जब फीनिक्स रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सुना कि एक ग्राहक जिसके पास स्पिरिट स्टोन है रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद लेना चाहता है, तो वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और उस अटेंडेंट के सामने पहुंच गया। धप! अटेंडेंट डरकर जमीन पर बैठ गया जब मैनेजर अचानक बिस्तर से भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुई। खड़े हो जाओ। वह अटेंडेंट मैनेजर को देखता रहा। इस समय उसका हाव भाव वाकई बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था और उसके चेहरे के भावों से शायद उसने सुना ही नहीं कि मैनेजर ने उसे खड़े होने के लिए कब कहा था। वह बस मैनेजर को देखता रहा और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने कहा, खड़े हो जाओ, मैनेजर ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद मैनेजर। मैनेजर को चिल्लाते हुए सुनकर अटेंडेंट इतना डर गया कि उसने लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। वह जल्दी से खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को धन्यवाद दिया। अगर तुमने जो कहा वह सच नहीं है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, मैनेजर ने अटेंडेंट को धमकाते हुए कहा, जबकि वह उसकी आंखों में देखते रहे मानो अटेंडेंट के चेहरे पर कोई दोष निकालना चाहते हो। मैनेजर, मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है, उस अटेंडेंट ने पूरे विश्वास के साथ कहा। मैनेजर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, अगर तुमने जो कहा वह सच है तो तुम्हें इस महीने 2 गुना वेतन मिल सकता है, लेकिन अगर यह झूठ है तो मेरा विश्वास करो, मैं अपनी बात जरूर रखूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। जब अटेंडेंट ने यह सुना तो वह इतना उत्साहित हो गया कि लगभग उछल पड़ा, लेकिन अचानक उसके मन में डर भी पैदा हो गया। यदि उस ग्राहक के पास कोई और स्पिरिट स्टोन न हो तो क्या होगा? जब यह प्रश्न उसके हृदय में आया तो वह पुनः भयभीत हो गया और भय से कांपने लगा। वह मैनेजर से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मैनेजर इस कमरे में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उसे समझ आ गया कि मैनेजर उस ग्राहक को ढूंढने चले गए हैं। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और पहली मंजिल पर चला गया। वहां उसने मैनेजर को खड़े होकर सभी ग्राहकों को उत्सुकता भरी निगाहों से देखते हुए देखा। वह उस व्यक्ति पर नजर डालने की कोशिश कर रहा था जिसके पास स्पिरिट स्टोन हो सकता है, लेकिन वह उसे ढूंढने में असफल रहा। ठीक इसी समय वह अटेंडेंट भी वापस आ गया। वह ग्राहक कौन है? मैनेजर ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा। वही, अटेंडेंट ने आदित्य की ओर इशारा किया जो भोजन को निगलने में व्यस्त था। वह जो ऐसे खा रहा है जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। जब मैनेजर ने आदित्य को देखा तो उसे इस तरह खाते देख वह काफी हैरान रह गए।
जब अटेंडेंट ने उसे बताया कि रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर एक ग्राहक है जिसके पास स्पिरिट स्टोन है, तो मैनेजर ने उसे किसी बड़े शख्स के रूप में देखा जिसके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। लेकिन उसकी यह कल्पना तब टूट गई जब उसने आदित्य को देखा, जो एक भिखारी की तरह खा रहा था और उसके कपड़े भी कुछ हद तक फटे हुए थे। संक्षेप में, इस समय आदित्य एक सड़क किनारे भिखारी की तरह लग रहा था। हाँ मैनेजर, वही है, उस अटेंडेंट ने फिर से उसकी पुष्टि की। उस अटेंडेंट को भी इस समय शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह ही दावा कर रहा था कि आदित्य के पास स्पिरिट स्टोन है। वह भी समझ गया कि मैनेजर इस समय क्या सोच रहे थे। मैनेजर ने पहले अटेंडेंट की ओर देखा और फिर अपना सिर घुमाकर आदित्य की ओर देखा। लंबे समय के बाद भी वह खुद को यह विश्वास दिलाने में असमर्थ था कि आदित्य ही वह व्यक्ति है जिसके पास स्पिरिट स्टोन है। आखिरकार आदित्य बहुत युवा जवान दिखता था। बेशक वह बहुत छोटा है। आखिरकार वह केवल 16 साल का है।